नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारती परमार। भारती, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू गोविंद। मैं ये जानना मुझे भी चाहूँगा अच्छा लगा। आपने जो शोध किया है ट्राइबल और फोक आर्टिस्ट पे, हम उसके विषय में आज बातचीत करने वाले हैं। तो थोड़ा-सा अपना परिचय देकर आप इस बातचीत को शुरू कर सकते हैं। ओके गोविंद, मेरा जो शोध विषय है उससे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। जी। मेरा नाम है डॉक्टर भारती परमार। मैंने ग्वालियर से अपना मास्टर्स किया है। देन उसके बाद ग्वालियर से ही राजा मानसिंह तोमर जो यूनिवर्सिटी है कला और संगीत की, वहाँ से मैंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया है और वहाँ से मैं चित्रकला में पीएचडी करने वाली पहली स्टूडेंट हूँ। ओके। साथ ही जब मैं रिसर्च कर रही थी तो उस समय मैं भोपाल रहती थी, लेकिन मुझे टॉपिक जो मिला वो इतना अच्छा टॉपिक मिला, मतलब चूज तो मैंने ही किया था लेकिन उसको अप्रूवल भी मिल गया। और भोपाल में रहते हुए मैं जनजाति कलाकारों से मिली, काफी उनसे बातचीत की, उनकी कला को बहुत बारीकी से नजदीकी से समझा। जी। तो ये मेरा जो रिसर्च रहा बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी खुशी ये बात ये है कि जब मैं रिसर्च कर रही थी तब आगे भविष्य का पता नहीं था, लेकिन उसके बाद अब जब देखा है उनमें से 2 महिला कलाकारों को पद्मश्री मिल चुका है। वाव। जो मेरा शोध का विषय था वो था मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला कलाश्रमी। ओके। और ये था कलाबाई, भूरीबाई और दुर्गाबाई के परिप्रेक्ष्य में। ओके। तो ये जैसे अगर शोध का विषय देखा जाए तो उसमें आर्टिस्ट को या जो स्टूडेंट है उनको चुनना होता है। हाँ, उनको चुनना होता है, लेकिन उनकी गाइड भी उनको बताती है कि आप क्या लीजिए टॉपिक, क्या आप जिसमें संभावनाएं हैं आगे रिसर्च करने की। ओके। तो ये गाइड और जो कर रहा है रिसर्च, इन दोनों को तालमेल से होता है कि इस चीज पर हम कर सकते हैं। ओके। तो फिर उसको मैंने चूज किया। हाँ, तो जैसे आपने जो जनजातीय कला है उसके ऊपर जो शोध आपने किया, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम से रिलेटेड हो, ये जरूरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मैं खुद जब चित्र बनाती हूँ तो मैं कुछ ऐसी चीजें ढूंढती हूँ प्रकृति में जो मतलब हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, छुपी हुई हैं। उस तरह के जो टेक्सचर हो गए, और ये चीजें कनेक्ट होती हैं मेरे में तो, कि जो कलाश्रमी हैं आदिवासी जनजातीय, वो अपने चित्रों में टेक्सचर भरते हैं। मतलब उनके रंग तो सपाट होते हैं, लेकिन उसको सजाने के लिए वो लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से चित्र बनाते हैं। तो कुछ चीजें शायद हो सकता है किसी के रिलेट होती हो, लेकिन सबका ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। अच्छा दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि भारती का भी एक YouTube चैनल है और हम सहपाठी थे भारत भवन में जब हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। तो ये लॉकडाउन में आपने YouTube पे बहुत सारा अपने वीडियोस भी डाला है जो कि एजुकेशनल पर्पस से बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट होते हैं। तो जो भी दर्शक मेरे चैनल के हैं वो ज़रूर जाकर डिस्क्रिप्शन में देखें उनका लिंक। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पुटअप कर दूंगा। तो आप लोगों को आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको ज़रूर मिलेंगी। और हाँ गोविंद, मेरा जो चैनल है वो जो नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आरपीएससी एमपीपीएससी, जो भी कला से संबंधित क्वेश्चन पेपर आते हैं उसके ऊपर है। और मेरे चैनल का अच्छा रिस्पॉन्स है। विद इन 2 years, मतलब एजुकेशनल चैनल को इतना मिलना, व्यूवर सब्सक्राइबर मिलना आसान नहीं होता, कड़ी मेहनत भी होती है उस पर। मैंने मेहनत भी की है, तो उसका फल भी है कि चैनल अच्छा चल रहा है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरा एक चीज कि हम अगर समय देना कोई भी चीज में, तो उसका रिटर्न तो मिलता ही है, भले थोड़े देर से ही सही। सही बात है, चाहे वो कला हो चाहे आपका काम हो, समय तो मांगते हैं। समय के साथ मेहनत और सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन डायरेक्शन मिलना और उसमें बढ़ना समझदारी के साथ, वो जरूर आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट देता है। वाकई वाकई। तो हम आपके प्रेजेंटेशन के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। जी जरूर। जैसा कि मेरा टॉपिक था मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला कलाश्रमी, तो ये जो महिला कलाश्रमी थी, मतलब कि वो अलग अलग जगह से बिलोंग करती हैं। जैसे कि कुछ झाबुआ से हो गई, या कुछ डिंडोरी से हो गई,
लेकिन वो उनमें समानता ये थी कि वो जब मैं रिसर्च कर रही थी वो समय मध्य प्रदेश की, मैं भोपाल में थी। ओके। तो उनसे फिर मिलना हुआ, उनकी कला को बारीकी से समझना हुआ, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से जाना। तो ओके। मेरी जो पहली कलाकार थी वो थी भूरी बाई। हाँ। तो भूरी बाई के बारे में आपको मैं बताती हूँ उनका थोड़ा सा परिचय, जी। क्योंकि उनको 1 साल पहले पद्मश्री मिला है। ओके। तो भूरी बाई तो बहुत, मतलब उनको अपनी एज का भी अंदाजा नहीं है कि उनका जन्म कब कितने हुआ। साल की हैं ऐसे? अंदाजन अब शायद वो 60 साल की होंगी। ओके। हाँ, उनको अपना मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, नहीं, मतलब उनसे वाकई अगर मोबाइल नंबर हम उनसे पूछे ना, या हमसे जब मिलते हैं तो वो इतनी डाउन टू अर्थ हैं। मैं मतलब वो बोलते हैं ना, एक कलाकार के जो स्वभाव में होता है। हम लास्ट टाइम मैंने बोला कि भूरी आंटी हमें एक लेटर चाहिए, उन्होंने बामुश्किल 10 मिनट लगाए होंगे इस चीज को। और हाँ, ये बात तो है। आज के समय में मैं बोलने चाहूँ तो ऐसा कोई नहीं करता है कि अपना काम छोड़ हाँ, के वो आपके लिए कोई लेटर लिख के भेज रहे हैं। तो ये डाउन टू अर्थ तो जो उनके नेचर में है वो है ही। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप गोविंद, क्योंकि कलाकार जैसे होते जब ख्याति मिलने लगती है तो उनमें अक्सर देखा जाता है एक अलग तरह का उनका व्यवहार हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं इनसे मिलती अभी 2 महीने पहले ही मैं दुर्गा बाई जी से भी मिली थी। वो ग्वालियर आई थी उस समय। ओके। तो वो मतलब देखकर लगा नहीं कि हाँ हम 4-5 साल के बाद मिल रहे हैं। ये भूरी बाई का है, जब वो एक कला शिविर में कर रही थी काम। इस कला शिविर में मैं भी थी, जब हम लोगों को कुंभ के ऊपर एक टॉपिक मिला था कि कुंभ मतलब पानी से रिलेटेड आपको चित्रकारी करनी है मटके के ऊपर। ओके। तो उसमें ये अपने कलाकृति कुछ बना रही हैं। फिर इसके बाद आगे आप दिखाइए। और ये दुर्गा बाई हैं, जो ये भी कला शिविर में ही है, कुछ अपनी जो उनका ये स्टाइल कला है। शिविर सेम कला शिविर था? कहाँ का था ये? हाँ, सेम कला शिविर था, कुंभ के ऊपर था, जो आदिवासी संग्रहालय है भोपाल में। ओके। ये वहाँ पर आयोजित हुआ था। हाँ। तो उसका फोटो है ये। ओके। हाँ, तो जैसे कि मैं बता रही थी आपको भूरी बाई जी के बारे में। जी। तो उनका जल्दी विवाह हो गया 10-15 साल की उम्र में। उसके बाद जो भी परिस्थितियां रही, वो भोपाल आई। ओके। भोपाल आई तो उस समय भारत भवन का निर्माण चल रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क था, तो वो उसमें मजदूरी करती थी। ओके। जब वो मजदूरी करती थी तो स्वामीनाथन जी की नजर पड़ी कलाकारों पर, मतलब कलाकारों पर तो नहीं, लेकिन हाँ वो ढूंढ रहे थे चित्रकार जो आदिवासी तबके के हों। तो उन्होंने ऐसी सब मजदूरों से पूछा कि आप में से कौन चित्रकारी करता है। तो भूरी बाई, क्योंकि वो उनको शौक था, वो अपने पिता के साथ जाती थी जैसे किसी शादी समारोह में गांव में, तो जब वो लोग दीवारों पे चित्रकारी करते हैं तो ये भी करती थी। तो वो चीजें करती थी। तो उन्होंने स्वामी जी से बोला हाँ मैं करती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कुछ बना के दिखाओगी? उन्होंने कागज दिया। तो वो थोड़े डर गई। उन्होंने कहा कि अभी तक तो कभी मैंने कागज पर या रंगों से इस तरह से नहीं किया। वो दीवारों पर उस तरह से, मतलब खड़िया चुना वगैरह, डर भी होता है, उम्र भी वो थी। हाँ, तो उन्होंने संकुचित रूप से मतलब बोला कि करती तो हूँ लेकिन कभी कागज पे नहीं किया। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप करिए। तो उन्होंने 1-2 चित्र बनाकर दिए। ओके। वो जब चित्र स्वामी जी ने देखे तो उनको बहुत पसंद आए। तो उन्होंने कहा और चित्र बनाओगी? तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि अगर मैं चित्र बनाऊंगी तो मैं जो मजदूरी करती हूँ वो मजदूरी मेरी मारी जाएगी। ओके। वो 6 रुपए मिलती थी उस समय। तो स्वामी जी ने पूछा कितनी मिलते हैं? तो उन्होंने कहा 6 रुपए। तो स्वामी जी ने कहा चलो मैं 10 रुपए दूंगा तुम्हें रोज के, तुम चित्र बनाओ। सही। और उनको काफी सारे रंग, कागज, सब ब्रश सब दिए। तो भूरी बाई जी को उसमें मजा आने लगा। और वो कुछ चित्र बनाने लगी। तो इस तरह से उनकी कला यात्रा शुरू हुई। फिर धीरे धीरे चित्र बनाते हुए उनके कई चित्र स्वामी जी ने कहीं भेजे, कुछ खरीदे। तो इस तरह से उनको एक राह मिल गई एक चित्रकार के रूप में प्रतिष्ठित होने की। वाकई फिर वो आगे बढ़ती गई। वही होता है ना कि एक कला का एक दौर ऐसा होता है हर कलाकार के जीवन में, जो आपको कोई ना कोई एक सही रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति मिलते हैं। पर आज के समय में वो चीजें बहुत कम होती हैं। बहुत कम है, सही बात है। और वो चीजें अगर
सही समय पे सही कलाकार को सीनियर्स का सपोर्ट मिल जाए तो मेरे ख्याल से उनका भविष्य उज्जवल होता है। काफी सारे लोगों को मिले हैं, पर अभी तो हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नहीं, और स्वामी जी का तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने कई सारे ऐसे आदिवासी कलाकारों को ढूंढा और उन्हें एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल हम्म। अब बिल्कुल। जो हम नेक्स्ट स्लाइड चित्रकारी की ओर आगे करती हैं, बढ़े। हाँ, ये है दुर्गाबाई। जी। तो दुर्गाबाई की कहानी कुछ ऐसी है, इनका जन्म तो हुआ था 1974 में डिंडोरी में। ओके। जो पति है सुभाष व्याम, हाँ वो जो चित्रकार थे जनगढ़ श्याम जी। उनकी पत्नी है ननकुसिया। ओके। ननकुसिया के भाई हैं सुभाष व्याम। सुभाष व्याम। ओके। तो इस तरह से ये मतलब गौण चित्रकार है, तो इस तरह से ये एक परिवार के रूप में है। ओके। जो मतलब सुभाष भी चित्रकारी करते हैं, जनगढ़ श्याम भी चित्रकारी करते थे, ननकुशिया भी चित्रकारी करती हैं, और दुर्गाबाई तो है ही कला क्षेत्र में। तो ये पारिवारिक जो एक चित्रकारी का दौर है वो चलता है ऐसे। हाँ, ये पूरा परिवार है, अलग अलग रिश्तों में, भाई बहन भतीजे और उनके और आगे रिश्तों में। तो इस तरह से काफी बड़ा उनका परिवार का समूह है जो इस काम में लगा हुआ है। तो दुर्गाबाई तो मतलब कुछ उम्र कम थी, 4-5 साल में उनकी शादी हुई थी, 15 साल में उनका गोना हुआ, लेकिन वो गांव में रहती थी। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उनको भोपाल आना पड़ा। जब वो भोपाल आई तो शुरुआत में उन्होंने घरों में जाकर झाड़ू पोछा किया, उस तरह से जो परिस्थितियां थी। लेकिन एक बार जनगढ़ श्याम ने उनसे कहा कि तुम कुछ चित्र बनाओगी क्या? तो वो भी बनाती थी शौक शौक में। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले एक चिड़िया का चित्र बनाकर जनगढ़ श्याम जी को दिया। वो चिड़िया का चित्र जब जनगढ़ श्याम जी ने देखा तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा और बनाओ, तो उन्होंने और चित्र बनाए। फिर इत्तेफाक ये हुआ, उसके 2-3 महीने बाद ही भोपाल में कला शिविर हुआ। अच्छा। अब कला शिविर में दुर्गाबाई भी गई, लेकिन ये गई अपनी सहेली के साथ, उनका नाम राधा था। उनके साथ गई तो उनकी सहेली ने तो चित्र नहीं बनाया, वो शिविर में ऐसे आधा छोड़ के चली गई। लेकिन दुर्गाबाई का मन लग गया, उन्होंने चित्र बनाया, पूरा कंप्लीट किया जो उनकी कहानियां होती हैं उसके ऊपर, और वो चित्र बहुत पसंद आया सबको। तो इस तरह से एक कला शिविर से फिर ये आगे का रास्ता उन्होंने तय किया कि वो जो शिखर सम्मान, रानी अहिल्याबाई सम्मान, रानी दुर्गावती सम्मान मिला, और अब लास्ट ईयर उनको पद्मश्री तक वो पहुंच चुकी हैं। ओके, वाह। नहीं, वाकई एक छोटे से जगह से आके आपको जब इस तरह का इतना सारा सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी की बात होती है। और मेरे ख्याल से इन जनजातीय जो भी कला अलग अलग विधा के हैं उनका संरक्षण तो सरकार समय समय पर करती है, पर हम जैसे ये शोध के जरिए जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ये लोगों को और ज्यादा लोगों तक जाने, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, हम जितना ज्यादा इसको इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं उसके लिए तो हम लोग प्रयत्नशील हैं ही। और आपने इनके ऊपर शोध किया है तो इस पे किताब भी जरूर ये हुई होगी, उसके विषय में भी। हाँ, रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश हुए हैं। ओके। लेकिन ये वाली बात है कि देखिए जैसे ये जो आदिवासी तबका है ये इनको तो कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जब शुरुआत में ये लोग, जैसे ये अभी देखिए आप चित्रकारी कर रही हैं भूरीबाई जी, ये कैंप में ही है इनका। तो ये तो बहुत कम सीमित संसाधन होते हैं इनके पास, रंग उपलब्ध नहीं होते थे उस तरह से जो अब हो रहे हैं। तो इतने कम संसाधन में, और जब इनको कोई सिखाने वाला भी नहीं है, उस जगह से आते हैं, क्योंकि ये इनकी सहज कला है। इन्होंने जो चित्रकारी की है इन्हें किसी ने सिखाया नहीं है। ये अपने मन से इनकी जो कहानियां हैं, परंपराएं हैं, त्योहार हैं, उस पर जो ये सोचते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में घोड़े बने हुए हैं। तो भूरीबाई जी जो है ये वो भील जनजाति की चित्रकार है। और भीलों में घोड़ों की बहुत पूजा की जाती है, बहुत मान्यता होती है। तो अक्सर मतलब जब ऐसे कोई त्योहार वगैरह आते हैं तो घोड़े की पूजा भी की जाती है, और मिट्टी के घोड़े ये लोग मंदिरों में चढ़ाते भी हैं। हाँ, ये मतलब भीली जनजाति की परंपरा है। अच्छा, जो ट्राइबल म्यूजियम में भी बहुत आयत रखा हुआ है, जैसे वो मंदिरों में चढ़ाए हुए हैं, ऐसे? हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या, म्यूजियम जो बनाया गया तो उसको पूरा नेचुरल लुक देने के लिए जो उनकी परंपराओं में जो शामिल है, जो चीजें वो उनकी दिनचर्या में शामिल है, उन सब चीजों को वहां पर शो किया गया है। ये बनाया है गणपति जी को, ये बनाया है भूरीबाई ने चित्र।
ओके। तो भूरीबाई जी के चित्रों की विशेषता है कि वो छोटी छोटी बिंदियां लगाकर अपने चित्रों को भरती हैं, ओके। गहरे रंग भरती हैं। और अब तो वो कागज पर या कैनवस पर काम करती है, लेकिन जब वो मिट्टी के दीवारों पर काम करती थी, हम्म। तो जिस तरह का बैकग्राउंड बनाती थी, हाँ हाँ। अभी भी कुछ कैनवस पर वैसा बैकग्राउंड बनाती हैं। ओके। ये भी चित्र भूरीबाई जी का है, मतलब कि ये तो जैसे कागज पर है तो हाँ। इसमें व्हाइट बैकग्राउंड है, लेकिन वो अभी भी कहीं पर ऐसा लुक देती हैं जैसे मिट्टी से लेपा गया दीवार हो या पर है। गोबर से लीपा गया हो। हाँ, ओके। उस तरह का मटमेला बैकग्राउंड बनाकर वो फिर ब्राइट कलर से उस पर काम करती हैं। ओके। अब हिरण और शेर का उन्होंने चित्र बनाया है पेड़ के साथ। हम्म। पर कितना खूबसूरत है ना, इतना सोफिस्टिकेटेड है, ऐसा हाँ, फ्लेक्सिबल। ये मतलब कि देखिए जैसे कि एक बच्चा बिना डरे जो लगाता है रंग, बहुत ब्राइट कलर, तो उसी तरह से आदिवासी कलाकार जो होते हैं उनमें किसी तरह का डर नहीं होता, अच्छे ब्राइट कलर यूज करते हैं। और हिरण को देखिए या शेर को देखिए तो ये नहीं है कि रियलिस्टिक की तरफ जा रहा हो, या उनके यहाँ पर जैसी मान्यताएं हैं, जिस तरह के वो लोग चित्र बनाते हैं, सिंपल वे में कम से कम तरीके से, उसी तरह से उन्होंने चित्रकारी की है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक चीज कि जैसे भील और गोंड में ऐसे चित्रकार जो चित्रकारी करते हैं, उनके दोनों में अंतर समझ में आता है? हाँ, देखिए जब मैंने रिसर्च किया था तो जब बारीकी से नजदीकी से चित्रों को देखा, बात की चित्रकारों से, तो ये समझ में आया ये जैसा चित्र है भूरीबाई जी का, ये उन्होंने बनाया था कि वो अमेरिका जाने वाली थी उस समय जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो उन्होंने उसी के ऊपर बनाया है कि फ्लाइट में जाना है सामान लेके, इस तरह से, मतलब उन्होंने। अच्छा, भूरीबाई जी के चित्रों में एक खास विशेषता ये है कि वो अपने आप को शामिल करती हैं चित्रों में। ओके। मतलब कि जो चित्र बनाती है उसमें कभी कभी वो अपने आप को बताती है कि ये मैं हूँ। जैसे उनका एक चित्र बना हुआ है जनजातीय संग्रहालय की दीवार पर, काफी बड़ा भित्ति चित्र है, गुलाबी बैकग्राउंड है उसका। तो उसमें उन्होंने ये बताया है अपने पूरे बचपन से लेकर यहाँ तक अमेरिका जाने तक की कहानी, कि वो कहाँ पर थी, फिर उन्होंने चबूतरे पर कलर किया, फिर लकड़ियां बीनती थी, रेलगाड़ी में जा गई, वो उस तरह से कहानी है पूरी उनके चित्रों में। और मतलब उन्होंने, हाँ, उन्होंने खुद अपने आप को बनाया है। ये भूरीबाई जी के चित्रों की पहचान है कि वो अपने आप को, जैसे ए रामचंद्रन जी को देखिए, उनके चित्रों में वो अपने आप को शामिल करते हैं। बिल्कुल। उसी तरह भूरीबाई जी की विशेषता है कि अक्सर वो, सभी चित्रों में तो नहीं, लेकिन अक्सर वो अपने आप को भी अपने चित्रों में दिखाती है। मैं एक चीज अमेरिका नोटिस यात्रा करता हूँ का इसमें चित्र कि जैसे एक ट्रेडिशनल वर्क होता है, ट्रेडिशनल में इन्होंने कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट के साथ जो इनका कंटेम्प्रेरी लाइफ है उसको वो अपने काम में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। हाँ, अब ये शामिल हो रहा है, लेकिन मुख्य तरह जो बनाती है वो कहानियां होती हैं जो आदिवासियों में मान्यताएं होती हैं। जैसे ये मोर का चित्र है, ये बनाया है दुर्गाबाई ने। ओके। तो देखिए जो भील जनजाति के जो कलाकार हैं, जैसे भूरीबाई हो गई, लाड़ोबाई हो गई, तो ये बिंदियों से अपने चित्रों को भरती हैं। ओके। डार्क बैकग्राउंड करके, या लाइट बैकग्राउंड होता है तो फिर डार्क बिंदियां करती हैं। वो अपने चित्रों को सजाने के लिए बारीक बारीक बिंदियां करती हैं, जैसे तारे झिलमिला रहे हों। लेकिन तारे तो एक रंग के होते हैं, लेकिन इनके रंगों में जो देखा जाए तो रंग में कोई एकता नहीं है, मतलब कि सारे रंग यूज करती हैं। सफेद भी, काला भी, नीला भी, पीला भी, एक समय में सभी रंगों की बिंदियां लगाती हैं। यहाँ पर ये चित्र जो है दुर्गाबाई जी का है, इसमें ये छोटे छोटे ऋण चिन्ह भरती हैं अपने चित्रों में। ओके। इनके चित्रों की विशेषता है ऋण चिन्ह एक पैटर्न में चलते हैं इनके। ओके। और अच्छा, ये गोंड शैली इसे कहा जाता है। हाँ, गोंड शैली में ये है कि अलग अलग तरीके से मान्यताएं जो होती हैं उसमें जो चित्र बनते हैं उसमें छोटे छोटे ऋण चिन्हों से ही अपने चित्रों को भरती हैं। और भीली जनजाति वाले जो कलाकार होते हैं वो बिंदियां लगाते हैं। ओके। तो गोंड जनजाति के जो हाँ, तो यहाँ मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप अगर जब भी ट्रेडिशनल वर्क आप भारत भवन के म्यूजियम में जब भी जाएं या ट्रेडिशनल म्यूजियम में जाएं, वहां पे मानव संग्रहालय में, तो आप दोनों को देख के ये अंतर समझ में आ सकता है कि कौन सी भील जनजाति के चित्र हैं, कौन से गोंड समुदाय के जो चित्रकार ने बनाया है ना? हाँ, वो बारीकी से हम देखेंगे तो समझ जाएंगे। और कलाबाई थी वो ऋण चिन्ह तो नहीं, लेकिन चटाई की तरह अपने चित्रों में जैसे पैटर्न होता है क्रॉस वाला पैटर्न, बुनाई उस तरह से करती थी। ओके। हाँ, बुनाई टाइप का जो चटाई वाला पैटर्न होता है मैट में जो होता है क्रॉस वाला, उस तरह से करती थी। लेकिन गोंड जनजाति के जो चित्रकार होते हैं ये प्रधान कहलाते हैं। अच्छा।
प्रधान मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पर पंडितों का जो स्थान होता है, उसी तरह से गौंड जनजाति में प्रधान वाली जो जनजाति होती है उसका स्थान होता है कि वो कथावाचक और पूजा करने वाले होते हैं। तो उनको एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये जो चित्र है ये दुर्गाबाई जी के द्वारा बनाया हुआ है। और दुर्गाबाई के चित्रों की ये भी पहचान है कि वो कहानियां बड़ी दिलचस्प सुनाती हैं। उनके चित्रों से पूछा जाएगा ये क्या है कहानी, तो उनके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी भी होती है। जैसे ये हो गया पेड़ के साथ जीवन में उन्होंने दिखाया, मतलब 5 बहनों की कहानी हो गई है। और एक चित्र जो उन्होंने मतलब दिखाया था, अभी आपके पास उसका फोटो भी होगा, उस पर में बात करेंगे कि वो चित्र मतलब क्या कहानी होती है और किस तरह से पूजनीय होते हैं। ये वो चित्र है। ये है एक बासिन कन्या की कहानी। अच्छा। मतलब इसमें है, हाँ, ये बांस का पेड़ है। ये बांस का पेड़ पूजा जाता है आदिवासियों में। काफी इसकी मान्यता होती है बांस के पेड़ की। तो उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बताते हैं कि 5 या 6 भाई थे, उनकी एक बहन थी। तो वो लोग गांव में रहते थे, तो भाई मजदूरी पे जाते थे, तो बहन घर का सारा काम करती थी। तो एक बार जब वो खाना बनाती है तो उसकी उंगली कट जाती है और वो उस समय लाल भाजी बना रही होती है, लेकिन खून उसकी उंगली में से निकलता रहता है तो वो भाजी में मिल जाता है। तो जब खाना परोसती है अपने भाइयों को, तो भाई जब खाना खाते हैं तो बोलते हैं आज की सब्जी का स्वाद अलग क्यों है। मतलब ये थोड़ा हमें भी सुनने में अजीब सा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसी कहानी है ये, लेकिन है उनके परंपराओं में ये कहानी। तो वो बोलते हैं, अपनी बहन से पूछते हैं तो बहन नहीं बताती, लेकिन वो बार बार पूछते हैं तो एक दिन बता देती है कि हाँ मेरी उंगली कट गई थी तो उसका खून चला गया लाल भाजी में, तो वो स्वादिष्ट बन गई। तो मतलब थोड़ा अजीब है, लेकिन भाई बोलते हैं जब खून का स्वाद ऐसा है तो उसका मांस का स्वाद कैसा होगा। तो सब लोग मिलकर अपनी बहन को मारने का प्लान करते हैं, लेकिन सबसे छोटा भाई जो होता है वो मना कर देता है कि नहीं। लेकिन जो बड़े भाई थे सब मिलके एक दिन अपनी बहन को मार देते हैं जंगल में ले जाकर, और उसका मांस भून के खा लेते हैं। लेकिन सबसे छोटा भाई जो होता है वो उसके मांस को नहीं खाता, उसकी हड्डियों को वो जमीन में दबा देता है। तो फिर वहां से कुछ दिनों बाद एक बांस का पेड़ उगता है। अच्छा। फिर बांस का पेड़ जब वहां से उगता है तो वो बोलता है कि ये मेरी बहन ने फिर से जन्म लिया है। तो इस तरह से फिर वो उसकी पूजा करने लगता है। तो इस तरह से बोलते हैं कि ये बांस की पूजा करने का ये जो रिवाज शुरू हुआ या परंपरा शुरू हुई, वो इस तरह से शुरू हुई। कहानी थोड़ी अजीब है, लेकिन आदिवासियों की मान्यता है। बिल्कुल कहानी अजीब है, और उससे कुछ ना कुछ जैसे स्टोरी का एक नरेशन होता है वो तो जानने समझने को मिलता ही है। और वाकई वो दिलचस्प कहानियां होती हैं, भले थोड़ी सी है ना किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, पर कुछ अजीब कहानी है। लेकिन ये बांस की उत्पत्ति की कहानी उस तरह से बताई उन्होंने कि देखिए बांस की उत्पत्ति इस तरह से हुई तो उसको फिर पूजा जाने लगा। ऐसी ही इनमें परंपरा होती है, एक ठाकुर देव की पूजा होती है। और ठाकुर देव का एक स्थान होता है गांव में, जहाँ पर कि लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और जो मिट्टी के घोड़े बताए थे वो वहां पर चढ़ाते हैं, तो उसकी मान्यता भी है। ये चित्र जो है ये लाडोबाई जी ने बनाया है। लाडोबाई अभी जनजातीय भील समुदाय से हैं। और ये आदिवासी संग्रहालय जो है भोपाल में, वहां पर इनको कलाकार पद पर काम भी ये करती हैं। और इनके चित्रों की विशेषता है कि बहुत डार्क बैकग्राउंड पर ये काम करती हैं। देखिए जैसे काले रंग पर ऐसे उभारदार बनाए हैं उन्होंने हल्के रंगों से चित्र, जो कि बहुत दिलचस्प लग रहा है। बिल्कुल। मेरे मन में यही प्रश्न आया था कि जैसे ये डार्क कलर का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड में फिर लाइट कलर से उसको उभारना, ये शायद लाडोबाई की काम की विशेषता है। मैं मन में सोच ही रहा था और आपने ये बोल दिया। हाँ, ये लाडोबाई के चित्र की विशेषता है। ये जब सम्मान मिला था, शिखर सम्मान दुर्गाबाई जी और भूरीबाई जी को एक साथ मिला था। तो ये उसका उस समय का फोटो है ये। ये बासिन कन्या के मतलब जैसे होता है ना कि एक चित्रकार बनाता है एडिशन, उस कहानी से मिलते जुलते। तो ये बासिन कन्या के साथ साथ सांप और उसको भी उन्होंने बनाया है। और दुर्गाबाई के चित्रों में समकालीनता बहुत है, मतलब कि अब वो जो पर्यावरण, जंगल बचाओ, नदी बचाओ, इस चीजों को रिलेट करती हैं अपने चित्रों में।
इन सब विषयों को अपने काम में उकेरती हैं। हाँ, मतलब कहानियाँ तो चलती हैं साथ में, ये एक संदेश भी देते हैं उनके चित्र कि इनको हमें बचाना चाहिए। बिल्कुल। ये अभी जो सम्मान मिला है पद्मश्री, ओके। भूरीबाई जी को, ये नहीं, उसका ये तो मुझे गर्व का विषय है कि भूरी आंटी को हाँ, सभी जो जानते हैं, और उनको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति जी द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। तो इसके लिए हम उनको फिर से इस वीडियो के माध्यम से भी बधाई देते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनका एक है ना साक्षात्कार इस चैनल के माध्यम से हो। तो देखते हैं आने वाले समय में हम ज़रूर करना चाहेंगे उनसे बातचीत। हाँ, ज़रूर, बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि इन्हीं पर ही नहीं, दुर्गाबाई जी पर भी, और भी जो जनजातीय कलाकार हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब जनजातीय चित्रकारी को आगे बढ़ाना भी एक साहस का काम है। बिल्कुल। इसकी देश विदेश में पहचान तो है, क्योंकि भारतीय कला को लोग उस तरह से मतलब पसंद करते हैं कि जो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं, और जड़ों से जुड़ी होने का यही कारण है कि जो आदिवासी कलाकार हैं वो इतने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनको पुरस्कार मिल रहे हैं, मान सम्मान मिल रहे हैं, देश विदेश में वो कार्य कर रहे हैं। तो ये भारतीय कला का भी मतलब एक अच्छा समय माना जा सकता है। वाकई में प्लेटफॉर्म तैयार होता है ना, तो वो मेरे ख्याल से वो सभी के लिए बहुत अच्छा ये है कि अपने देश की जो कला है, वो जैसे कहीं से डेलीगेट्स आते हैं जब बाहर से, तो कई सारे कलाकारों के काम भेंट किए जाते हैं। तो वो हाँ, कहीं ये न कहीं देखिए अपने अभी देश का, ये देश के लिए गौरव का विषय है कि आप जिस जगह पे, जिस देश से में आप रह रहे हैं, वहाँ की कलाकृति को पूरे विश्व के अलग-अलग जगह पे वो जा रहे हैं उस तरीके से, और कई सारे जगह इनको कैंप और इन सब चीज़ों के लिए बुलाया भी जाता है। तो ये भी एक हाँ, सही बात है, क्योंकि एक्चुअली समकालीन कलाकार जो काम कर रहे हैं वो बहुत सारा अलग-अलग तरीके का हो रहा है, प्रगति का दौर है, विकास हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ऐसे ही कलाकार हैं जो अपनी पुरानी चीज़ों को बचाए हुए हैं, बिल्कुल, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो परंपराएँ हैं, वो अपने चित्रों में दिखाते हैं। वाक़ई, तो वो उससे हमारी भारतीय जो चित्रकला है, आदिवासी कला है, वो बची हुई है। वाक़ई। और मेरे ख्याल से इन भारतीय जो अब सब्जेक्ट को लेके अगर नए समकालीन में भी लोग काम कर सकते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से आने वाले समय में एक दूसरा डायरेक्शन, क्योंकि प्रभाव तो पड़ता है, वेस्टर्न का, पश्चिमी सभ्यताओं का प्रभाव तो पड़ता है। उसमें से भी कैसे आपको क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, वो सब आपके हाथ में होता है। तो ये ये सही स्लाइड बात है, शो के साथ उस प्रभाव से बच कर अपने काम को आगे बढ़ाते रहना, भारतीय कला को आगे बढ़ाते रहना, और उस मुकाम तक पहुँचना एक बहुत साहस का काम है। वाक़ई, और बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर फ़ील्ड में काम करना है, तो आपको इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, और साथ-साथ इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी पड़ेगा। और हाँ, आप गोविंद, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो कलाकार आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें जिन्हें ज्ञान है और जो सरकार उनको सुविधाएँ दे रही है, वो तो उसका मतलब सही तरीके से आगे उनको उससे रास्ता मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल, बहुत से कलाकार ऐसे भी हैं, आदिवासी जनजाति के, जिनको थोड़ा-सा समझदारी नहीं है, या फिर उनको उस तरह की जो सरकार सुविधाएँ दे रही है, उनका पता प्लेटफ़ॉर्म नहीं नहीं मिल है। पाता। बिल्कुल। हुँ। नहीं, बिल्कुल जानना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे, मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो शायद ट्राइबल और फ़ोक आर्टिस्ट हैं। तो उन सब चीज़ों को जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि उनसे है ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचना चाहिए, तो मैं ज़रूर पहुँचाता हूँ। और हमारे पास अब 2.5 मिनट हैं कि आप इस चैनल के लिए अपने दर्शकों को ज़रूर कुछ बताइए, ताकि वो भी इस चैनल पर आकर देखें। आपकी अपील की ज़रूरत है हमें। ज़रूर, ज़रूर गोविंद जी। एक्चुअली आपका एक जो प्रयास है, मैं बोलना ही चाह रही थी कि बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि समकालीन कलाकारों पर जब कोई जानना चाहता है, तो एक प्लेटफ़ॉर्म पर इतने सारे कलाकारों का परिचय, उनसे बातचीत कर उनका जो संघर्ष का दौर रहा है या किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सब जानने को मिलता है। तो ये आपका प्रयास बहुत अच्छा है, कलाकारों को भी इससे पहचान मिल रही है, और जिनको कलाकारों के बारे में जानना है, वो भी जान पा रहे हैं। तो मेरे लिए गोविंद जी, फिर मैं आपको शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ आपके चैनल को, कि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस तरह की जो भी मतलब इस तरह के इंटरेस्ट वाले हों, उनके साथ शेयर करें। बिल्कुल, और हम और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आपके काम के ऊपर भी एक बातचीत हो, और आपकी जर्नी को भी हम इस चैनल के माध्यम से स्टोर करना चाहेंगे।
क्योंकि क्या होता है कि हम जो साथ के लोग हैं, वो सभी जी, एक दूसरे के इस सपोर्ट से ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक दौर है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे तो ही एक लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। और हमारे पास है 1 मिनट और कभी भी ये वीडियो कट हो सकता है। हुँ। तो हाँ, मैं हाँ, गोविंद आपको सही बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बधाइयाँ कलाकारों देना को चाहूँगा। एक-दूसरे हाँ, कलाकारों को एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जिससे दूसरा कलाकार तो बढ़ता ही है और एक खुशी भी होती है कि आपके साथ वाले आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल। इस चैनल को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भविष्य के लिए। आप बहुत अच्छा प्रगति करें और नए-नए कलाकारों के परिचय लोगों से कराते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा समय निकाला और सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।